हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं असगर कमाल एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। आइए फिर से शुरू करते हैं अध्याय 2 को और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हमने पढ़ लिया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और वहाँ की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने क्या अनुमति दी थी कि 15 साल की ग्रांट दी थी कि आप लोग वहाँ सिर्फ व्यापार कर सकते हैं। ठीक उसी बात देखें कि कैसे कंपटीशन चलती है आपस में पुर्तगाली और भी बहुत सारे जो बाहर की विदेशी कंपनी होती है, जैसे आइलैंड हॉलैंड और फ्रांसी कंपनी होती है, उस उन लोगों के बीच एक तरह से होड़ मची रहती है कि कौन सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाता है। ठीक है गाइस, तो आइए फिर से शुरू करते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में क्या दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे, यानी ट्रेडर्स तो हम जानते हैं बहुत सारे आए थे यूरोपियन और भी बहुत सारे कंट्री से, तो उसी में अंग्रेज भी आए थे और फ्रांसीसी यानी फ्रांस से भी आए थे। और वो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती थी, यानी संघर्ष क्या थी वो देखते हैं। 18वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनी को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्हें एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार के लिए स्थापित किए गए। तो देखिए, 18वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों जो थे दोनों, ये और जो अन्य कंपनी थी यूरोपीय कंपनी, क्योंकि बहुत सारी अन्य यूरोपीय कंपनी थी, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो वो जो अन्य कंपनी थी उसे कौन हटाया? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों ने मिलकर 18वीं शताब्दी में उन्हें जो इम्पोर्टेंट स्थल होते थे वहाँ से हटा दिया। उन्हें एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार के लिए स्थापित किए। उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए स्थापित किए थे। ठीक है। अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे रूप से फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पे जो भी आएगी वो अपने साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जोड़ देती है। यहाँ पे फ्रेंच है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने भी अपनी कंपनी खोली जिसका नाम क्या रखा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हम पढ़े थे 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी, उसकी सीधे मुकाबला किससे होती है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका मुकाबला होता है, यानी संघर्ष होता है दोनों में। इंग्लैंड व फ्रांस की सरकारें भी अपनी अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए उन्हें हर संभव सैनिक व आर्थिक मदद देती है। तो जो दोनों कंट्री होती है यूरोपियन, यानी इंग्लैंड और फ्रांसीसी, दोनों की जो सरकार होती है, उनके देश की सरकार, वो भी इनको क्या करते हैं? समर्थन करती है। और वह हर आर्थिक यानी इकोनॉमिकल जो हेल्प होती है, इकोनॉमिक हेल्प जो होती है, आर्थिक मदद जो होती है, वो उनको देते हैं। कौन देते हैं? तो उनकी सरकार देती है। ठीक है। और सैनिक देती है। आप जानते हैं कि उस वक्त भारत में मुगल शासन कमजोर हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। वे ताकतवर नहीं थे लेकिन हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करते रहते थे। तो देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आप जानते हैं उस समय उस वक्त पे भारत में जो मुगल शासन थी वो यानी वीक हो गई थी, यानी कमज़ोर हो चुकी थी। और उसकी जगह पे बहुत सारे अनेक छोटे छोटे जो राज्य थे वो अस्तित्व में आ गए थे, क्योंकि जब एक तरह से एम्पेरर यानी मुगल एम्पेरर जो थी वो कमज़ोर हुई थी, बहुत सारी राज्य जो थी वो एक तरह से टूटने लगी थी, वो अपने एक अस्तित्व में आने शुरू कर दी थी। ठीक है। वे ताकतवर नहीं थे लेकिन हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करते रहते थे। ताकतवर तो नहीं थे लेकिन अपने पड़ोसी राज्यों के साथ क्या करते थे? युद्ध करते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा इन कंपनियों ने उठाया, और जब ये लड़ेंगे दो राज्य एक साथ तो क्या होगा? तीसरा फायदा उठाएगा। उसी में ये कंपनियां जो थी फ्रांसीसी और इंग्लैंड की जो
ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इन परिस्थितियां यानी सिचुएशन का फायदा उठाती थी। इन कंपनियों ने ऐसे राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा की, करों में छूट प्राप्त की तथा उस राज्य में व्यापार के एकाधिकार के बदले में वे इन राज्यों को सैनिक मदद देने का वादा करते थे। तो ये जो कंपनियां थी वो ऐसे राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा मतलब वो कोशिश करते थे जो कि उनको क्या करे, टैक्स फ्री करे, यानी करों में छूट प्राप्त की, यानी टैक्स में मतलब कुछ छूट दे उनको, और उस राज्य में व्यापार का जो ट्रेडिंग का जो एकाधिकार के बदले वो क्या करते थे, ये जो यानी कि जो यानी कंपनियां थी यानी फ्रांसीसी या ये इंग्लैंड वाली कंपनी ये क्या करते थे, राज्य को एक तरह से सैनिक मदद देते थे और वादा करते थे कि हम आपको प्रोटेक्ट यानी देखभाल करेंगे, आप मुझे क्या करें, हमको व्यापार करने की एक अधिकार दे दीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते थे, राज्य को प्राप्त करते थे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने ये देखा। आइए आगे बढ़ते। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। तो इंग्लैंड की जो कंपनी थी हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में कई जगहों पे क्या किया था, अपनी फैक्ट्री बनाई थी। जैसे नाम बताया जा रहा है यहाँ पे, सूरत में, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार, ये सब अलग अलग जगह थी जहाँ पे ये फैक्ट्री की स्थापना की थी। किसने, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी। प्राय इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियां थी, लेकिन जिस जगह पे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया की कंपनी होती थी उसी जगह पे क्या थी कि फ्रांसीसी जो दूसरी कंपनी कौन सी थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी भी कंपनियां इन्हीं के आसपास होती थी यानी स्थापित थी। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंदरनगर, बालासोर और पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। और इसके अलावा क्या था, फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी यानी फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूर्वी तट पर चंदरनगर एक जगह है और बालासोर एवं पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने की थी, तो फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी में था। यानी फ्रांसीसी का एक तरह से प्रधान कार्यालय देखा जाए, ऑफिस उनका देखा जाए तो भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट यानी पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में क्या है, पुडुचेरी में था। उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास में था। और उसी प्रदेश में क्या था, अंग्रेजों का एक तरह से प्रमुख केंद्र देखा जाए तो कौन सा था, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी याद रखना है ये एक तरह से किला थी जो अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है, उनकी थी, अंग्रेज की, इंग्लैंड वाले की, ठीक है। तो याद रखना है फोर्ट सेंट जॉर्ज ये क्या था, तो एक तरह से किला था जिसको किसने निर्माण किया था, इंग्लैंड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने यानी ब्रिटिशर ने। ये कहाँ पे थी, तो मद्रास में थी। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता थी और उसी सेम टाइम में, समकालीन टाइम में यूरोप में भी क्या थी, इंग्लैंड और फ्रांसीसी के बीच एक तरह से प्रतिद्वंद्विता थी, एक तरह से मतलब मेल मिलाप नहीं थी, एक तरह से टशन थी दोनों देशों के बीच, क्योंकि दोनों एक तरह से यूरोप की ही कंट्री थी, इंग्लैंड और फ्रांस, और दोनों के बीच यूरोप में भी एक तरह से टशन थी। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ तो भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। तो देखिए गाइस, जब यूरोप में जहाँ के वो लोग रहते हैं वहाँ जब एक तरह से ये लोग के बीच संघर्ष होता है यानी इंग्लैंड और फ्रांसीसी के बीच, तो सेम दोनों के बीच यहाँ भारत में भी, क्योंकि भारत में ये किस लिए आते हैं, ट्रेड करने के लिए आते हैं और दोनों रहते हैं, तो इन दोनों के बीच भी यहाँ पे भी क्या होता है, संघर्ष होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो दक्षिण भारत जो हमारे दक्षिण में क्या है, कर्नाटक, वहाँ से शुरू हुई। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था, और कर्नाटक जो था वो मुगल साम्राज्य का एक क्या था, सूबा यानी प्रांत था, ठीक है,
जो लगभग क्या था, वो स्वतंत्र हो चुका था, यानी फ्रीडम हो चुका था। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा के काफ़ी करीब था। और जो फ्रांसीसी जो कंपनी थी, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी फ्रांसीसी की, उसका सीमा के काफ़ी करीब था। किसके सीमा के? यानी मुगल साम्राज्य के, यानी कर्नाटक जो थी उस समय उसकी सीमा के करीब थी। सन 1740 के आसपास कर्नाटक के नवाब ने यह देखकर कि उसके सूबे में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, और 1740 के आसपास की बात है कि कर्नाटक के जो नवाब थे उस समय, वो देखते हैं कि उनके सूबे में क्या होता है, फ्रांसीसियों की, मतलब जो फ्रांसीसी कंपनियां होती है उनकी शक्ति यानी पावर बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ एक सेना भेजी, और उनके खिलाफ क्या भेजी? सेना भेजी। किसने भेजी? नवाब ने। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई, और इस युद्ध में क्या हुआ कि कर्नाटक की जो सेना थी वो क्या हो गई? हार गई। इस लड़ाई के परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि सैनिकों में अनुशासन हो, उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण व वेतन दिया जाए, उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दिया जाए, तो भारतीय सैनिकों की काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती थी। ठीक है गाइस। तो इस लड़ाई के परिणाम क्या हुआ, सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि सैनिकों में अनुशासन हो, अगर अनुशासन यानी डिसिप्लिन हो, और उन्हें नियमित यानी रेगुलर रूप में उनको एक तरह से ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाए और वेतन दिया जाए, तो उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दिया जाए, तो भारतीय सैनिकों की काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती थी। ठीक है गाइस। सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, यानी 1750 के आसपास में कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, यानी कि कौन अगला मतलब शासक बनेगा। ठीक है गाइस। जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई। इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही, और फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा। तो देखिए, जब 1750 के आसपास कर्नाटक में एक तरह से उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, यानी कि कौन रूल करेगा, यानी कौन एक तरह से शासक बनेगा उस जगह का, तो उसमें फ्रांसीसी कंपनियां और अंग्रेजी कंपनियां के बीच संघर्ष शुरू हो गई। ठीक है, आमने सामने आ गई। इसमें क्या होता है, अंग्रेजी कंपनी जो होती है, यानी अंग्रेजी कंपनी जो ब्रिटिशर होती है, वो अपनी पसंद के व्यक्ति को वहाँ के शासक यानी कर्नाटक के नवाब बनाने में सफल रहते हैं, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनियाँ होती है उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा। अंग्रेज और बंगाल कर्नाटक के बाद संघर्ष का, तो गाइज मैं 2 मिनट यहाँ लूँगा कि हमने कर्नाटक का पढ़ लिया। ठीक है, कर्नाटक में कैसे इनकी, सबसे पहले कर्नाटक की बात क्या था कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी की कैसे संघर्ष हुई, शुरू से बता दे रहा हूँ। अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच इस तरीके से संघर्ष हुई कि ये दोनों मिलकर क्या किया, जो तीसरे चौथे और भी बहुत सारी कंपनियां थी उसको एक तरह से वहाँ से निकाल फेंक दिया। कहाँ से? यानी इंडिया से। और ये दोनों में संघर्ष बढ़ती जा रही थी, इसी बीच में क्या हुआ कि ये लोग, जो कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक में इनकी फ्रांसीसी कंपनी की क्या थी, एक तरह से मुख्यालय थी। वहाँ से मतलब कर्नाटक के सीमा से सटती हुई किसकी मुख्यालय थी, यानी कि कार्यालय थी, ऑफिस थी, वो कर्नाटक की थी। और कर्नाटक एक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो गया था, यानी फ्रीडम हो गया था, क्योंकि हमने पढ़ा कि उस समय मुगल साम्राज्य यानी वीक होने लगी थी, कमज़ोर होने लगी थी। ठीक है। इसी के आसपास 1740 के आसपास यानी कर्नाटक के जो नवाब थे वो क्या किए, वो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे ही मतलब सूबा में क्या हो रहा है कि फ्रांसीसी की एक तरह से ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, फ्रांसीसी का मतलब एक अधिकार बढ़ता जा रहा है। उसी बीच ये लोग के बीच एक तरह से क्या होता है, एक वार होता है, युद्ध होता है। ठीक है गाइज। उसके बाद 1750 में आसपास में कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू होता है, जिसमें क्या होता है कि फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनियों के बीच एक तरह से फिर से संघर्ष शुरू होती है कि कौन यहाँ पे राज्य करेगा, अधिकार करेगा। तो इसमें क्या कौन सफल रहते हैं, अंग्रेजी जो कंपनी रहती है वो किसी आदमी को यहाँ पे नवाब बनाने में सफल रही, लेकिन फ्रांसीसी को क्या होता है, झटका लगता है। तो हमने ये देख लिया, आइए आगे पढ़ते हैं।
अंग्रेज और बंगाल। कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है कि यहाँ से वहाँ चला जाना। तो कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र जो था दक्षिण से यानी साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता था कर्नाटक, इसलिए लिखा जा रहा है दक्षिण से पूर्व की ओर यानी पूर्व, यानी पूर्वी भारतीय क्या है हमारा बिहार बंगाल यूपी वाला एरिया आता है। बंगाल यानी पूर्वी हिस्सा में आता है हमारे नक्शे में, और दक्षिणी हिस्से में कौन आता है, कर्नाटक। इसलिए बताया जा रहा है कर्नाटक के संघर्ष के बाद दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया। ठीक है, इनकी संघर्ष। बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपना फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। यानी बंगाल में जो था अंग्रेज जो ब्रिटिशर थे वो कलकत्ता में क्या किया था, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी, यानी बना रखी थी वहाँ पे किसने, अंग्रेज ने। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। यानी बंगाल जो था एक प्रांत था जहाँ मतलब बहुत धनी यानी रिच जगह थी। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवाने मुर्शीद कुली खान ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। देखिए गाइस, बंगाल सबसे पहले क्या था कि एक रिच जगह थी, जहाँ मतलब एक तरह से धनी जगह थी, प्रांत थी। और बंगाल में अंग्रेजों ने पहले क्या था कि किला अपना एक फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। ठीक है, और यहाँ जो बंगाल उस समय की थी वो आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थी। यानी कि जो अभी का हमारा जो मॉडर्न में जो उड़ीसा और बिहार जो है उस समय में बंगाल का ही हिस्सा था। ये बाद में जाकर यानी एक तरह से क्लासिफाइड यानी बटी है। ठीक है, तो उस समय उड़ीसा और बिहार बंगाल में ही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के यानी जो दीवान थे, जो दीवान उस समय थे मुर्शीद कुली खां, उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया था, एक स्वतंत्र शासक मान लिया था। ठीक है गाइस, वैसे वे मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहते थे, लेकिन वो अपने आप को तो मान लिए थे क्योंकि वो एक दीवान थे। दीवान एक पोस्ट होती थी जो कि मुगल साम्राज्य अपने हर मतलब जहाँ जहाँ उनकी कब्जा होती थी, एक तरह से राज्य होते थे जिस पे उनकी कब्जा होती थी वहाँ रखते थे। तो उसी तरह बंगाल में ये दीवान थे, कौन थे, मुर्शीद कुली खां। और वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिए थे क्योंकि उस समय मुगल जो थे वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, मुगल की सत्ता जो थी बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन मुगल बादशाह को नियमित रूप से मुर्शीद कुली खां जो थे, जो वहाँ के शासक घोषित अपने आप को किए थे, वो क्या करते थे, राजस्व यानी फाइनेंस जो होता है एक तरह से रेवेन्यू क्या करते थे, वो भेजा करते थे किनको, मुगल शासक को। ठीक है, मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। और मुर्शीद कुली खां के बाद क्या होता है, अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अलीवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। तो देखिए 1740 आते आते क्या होगा कि बंगाल का नवाब कौन बनता है, तो अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां जब आएंगे तो एक तरह से वो प्रशासन का कायम करता है, एक अच्छा प्रशासन कायम करता है। कहाँ, बंगाल में। अलीवर्दी खां ने यूरोप के जो व्यापारी होते हैं यानी यूरोपियन ट्रेडर्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया, यानी कंट्रोल रखने का प्रयास किया, यानी नियंत्रण में रखने के लिए। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। अब अलीवर्दी खां के बाद कौन बनता है, उनका नाती होता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। याद रखते चलिएगा गाइस कि कैसे कैसे एक तरह से सीरीज क्रम में बढ़ता जा रहा है। पहले मुर्शीद कुली खां थे, मुर्शीद कुली खां के बाद 1740 में अलीवर्दी खां आएंगे। अलीवर्दी खां क्या करेंगे, वो बहुत कंट्रोल करना चाहेंगे कि जो जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उन पे कंट्रोल रखना चाहेंगे कि ये ज़्यादा इधर उधर नहीं करे। फिर उसके बाद उनके नाती आएंगे जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उनके घर में यानी एक तरह से क्या हुआ कि साजिश और झगड़ा शुरू हो गया। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया
और जब साजिश हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल में हस्तक्षेप यानी एक तरह से बीच में वो करने का उनको मौका मिल गया, किनको, ब्रिटिशर को। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हम रखते हैं, फिर आगे आगे ये देख लेता हूँ। उस समय का बंगाल, एक अंग्रेज इतिहास लेखक एस सी हिल उस समय के बंगाल के किसानों के बारे में लिखता है कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालत उस समय के फ्रांस या जर्मनी के किसानों की हालत से बढ़कर थी। देखिए, उस समय के इतिहास लेखक एक रहते हैं जिनका नाम है एस सी हिल। वो लिखते हैं कि उस समय के बंगाल के किसानों का जो हाल होता है यानी स्थिति जो होती है उस समय के जर्मनी या फ्रांस के किसानों की हालत से बढ़कर थी, मतलब बहुत आगे थी। यदि उस समय के शहरों की हालत पर नज़र डाली जाए तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में स्वयं प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति क्लाइव लिखता है। देखिए, उस समय की बात बताई जा रही कि उस समय जो बंगाल में यानी रोड की हालत देखा जाए, सड़क की, तो उसके बारे में लिखते हैं कौन, सेनापति क्लाइव लिखता है। मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर है। देखिए, बताइए, उस समय की बात लंदन से कंपेयर किया जा रहा है। बताइए, मुर्शिदाबाद वो शहर थी जहाँ की मतलब सड़क लंबा चौड़ा, आबाद और धनवान है, जो कि लंदन का जितना लंदन का है। बताइए, इसका मतलब कितना रिच रहा होगा हमारा बंगाल। अंतर इतना है कि लंदन के धनाढ़ और से धनाढ़ व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है उससे बेइंतहा ज़्यादा समर्पित मुर्शिदाबाद में अनेक के पास है। तो बताइए, लंदन के आदमी से यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो बताइए कितनी मतलब कितनी हालात सही होगी उस समय के बंगाल की। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बंगाल पे क्यों ब्रिटिशर यानी शासन करना शुरू किया, और यहीं से इनकी शुरू होगी एक तरह से हमारे देश में एक तरह से सत्ता कायम करना और सत्ता स्थापित करना। तो हम एक छोटी वीडियो रखेंगे गाइस। अगर आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई और सब्जेक्ट पे अगर वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और आई होप हम चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस।